शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी वाले हिस्से के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो मतलब होता है बिजली से रिलेटेड, मतलब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करके प्लेटिंग करने का काम करते हैं। जैसे कि एक कैथोड है और ये एनोड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एनआई के आयन और नैनो कंस्ट्रक्चर्ड कोटिंग इसके किनारे जमा होते जा रही है। ये कैथोड है और ये एनोड है। ये माइनस वाला है और ये इसको हम प्लस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पल्स पावर जनरेटर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो क्या होता है, जो एनआई के आयन है इस तरफ के जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये जो कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर मेटल की चीज़, इसके ऊपर हम कोटिंग लगा देते हैं। कोटिंग लगा दें इसलिए ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। तो नॉर्मली जो हम कोटिंग की बात करते हैं वो होती है क्रोम वाली प्लेटिंग। ठीक है, क्रोम की प्लेटिंग की जाती है किसी भी मेटल के ऊपर ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। लेकिन बताया जाता है कि ये जो क्रोम की प्लेटिंग है ना, ये विषाक्त होती है, जहरीली होती है। तो कोरोजन से बचने के लिए कोरोजन प्रतिरोधी निकिल मिश्र धातु की परत चढ़ाने की नई टेक्निक, क्रोम प्लेटिंग को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी जगह में हम नई टेक्निक लेकर के आए हैं। तो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस में हाई कैपेसिटी प्रदर्शन सामग्री पर, ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का यूज़ किया जाता है जिनकी प्रदर्शन क्षमता उच्च होना चाहिए। इसके लिए हम निकेल मिश्र धातु के डिपोजिशन की परत चढ़ाते जाते हैं। तो इसके लिए नई विधि का इजाद किया गया जो कि पर्यावरण की दृष्टि से विषाक्त की जो क्रोम प्लेटिंग है, कोटिंग है, उसको अब ख़त्म कर देगी। और अभी जो हाल में हमने कोटिंग्स विकसित किया है ये अत्यधिक संक्षारण मतलब जंग प्रतिरोधी है और प्लास्टिक के बर्तन के उद्योग के लिए उपयोगी है। अब चूंकि इंजीनियरिंग में इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, सामग्री हैं, उनकी लगातार डिमांड बढ़ते जा रही है। अब नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग पर्यावरण रूप से खतरनाक क्रोम कोटिंग को ख़त्म कर देगी या फिर उसको रिप्लेस कर देगी। डाई कास्टिंग घटकों की कार्य अवधि को बेहतर बनाने के लिए, डाई कास्टिंग के लिए जो जो घटक यूज़ किए जाते हैं, हम चाहते हैं कि 2 दिन की जगह वो 4 दिन चलें। इसके लिए प्लास्टिक की बोतलें बनाने के इंडस्ट्री में क्रोम प्लेटिंग का यूज़ किया जाता है। हालांकि क्रोम की परत चढ़ाना एक विषाक्त प्रक्रिया है और विषैले हेक्सावेलेंट क्रोमियम और इसके सभी जो यौगिक हैं उनके लिए कड़ी मानक अनुमेय जोखिम सीमा परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट पीईएल का अनुपालन सभी क्रोम की परत चढ़ाने वाले इंडस्ट्री में किया जाना है। इस सीमा का पालन करने की प्रक्रिया भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती हो जाती है। तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, शॉर्टकट में कहें तो डीएसटी के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान है पाउडर धातुगर्म और नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ARCI। यहाँ पर सेंटर फॉर इंजीनियर कोटिंग्स के वैज्ञानिकों ने नैनो स्ट्रक्चर्ड निकिल ऑयल कोटिंग्स का निक्षेपण करने के लिए एक लैब स्केल्ड में एक प्रोसेस को विकसित किया है। नैनो स्ट्रक्चर्ड निकेल ऑयल की एलॉय की कोटिंग यहाँ पर की जानी है। तो बताया जा रहा है ये पल्स करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करती है जो उच्च उत्पादन क्षमता के साथ में पर्यावरण रूप से मृदुल और सौम्य, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो बताया जा रहा है कि जो पुरानी मेथड थी उसके विपरीत इस समूह ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्देश्य के लिए कुछ मिली सेकेंड की अवधि के पल्सेस के रूप में विद्युत प्रवाह का उपयोग किया था। मतलब ज़्यादा बिजली का भी यहाँ पर प्रवाह नहीं किया गया है, बिजली की भी यहाँ पर बचत हुई है। अब हम बात कर लेते हैं पूरे प्रयोग की कि इन्होंने क्या काम किया था। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये जो घोल है वो किस किस चीज़ का तैयार किया था, निकेल और टंगस्टन के आयन का। दैट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एलिमेंटल टंगस्टन एंड निकेल।
हम इस घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये घोल ही इस पदार्थ को, जैसे कि यहाँ पर हमने गमला रख दिए हैं, गमला के ऊपर हम इसकी परत चढ़ाने वाले हैं। द पल्स्ड करंट इज अप्लाइड बिटवीन कंपोनेंट्स टू बी कोटेड, एक्टिंग एज कैथोड एंड नॉन कंज्यूमेबल एनोड। ठीक है, ये नॉन कंज्यूमेबल एनोड है और ये कैथोड के रूप में यहाँ पर हमने पदार्थ को रख दिया है। और यहाँ पर हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं अब, पल्स पावर। तो ये जो पल्स्ड करंट इफेक्ट था, इसका यूज़ किया गया था नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग के लिए, जहाँ पर हाई इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, ठीक है, हमें देखने को मिली थी एकदम थोड़े से टाइम के लिए, मतलब थोड़े से टाइम के लिए ही हमने बहुत ज़्यादा हाई करंट डेंसिटी प्रोवाइड कर दिया था, ताकि यहाँ पे हमको हाई रेट का न्यूक्लिएशन रिजल्ट मिल कर सके। तो जो कन्वेंशनल मेथड की करंट प्लेटिंग होती है, कोटिंग वर वर्चुअली पोरोसिटी फ्री, क्रैक फ्री विथ मिनिमल हाइड्रोजन अपटेक। अब बताया जा रहा है यहाँ हमें कौन कौन से फ़ायदे हो रहे हैं। यहाँ पर हमें छेद वगैरह नहीं देखने को मिलते, क्रैक से भी ये फ्री मिलती है, एंड मिनिमल हाइड्रोजन अपटेक, और यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल कम हमें अपटेक देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन भी यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। और यदि हम साल्ट स्प्रे की बात करें तो 700 हावर तक इसका क्या है, करोजन रेजिस्टेंस बताया जा रहा है। द यूज़ ऑफ पल्स करेंट रिजल्टेड इन द नैनो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ निकल टंगस्टन एलॉय कोटिंग विथ हाई हार्डनेस। हार्डनेस हमको कितना मिला, 700 से लेकर के 1200 HV। HV मकर मतलब कि ये विकर हार्डनेस से यदि इसकी टेस्टिंग करते हैं ना, तो इतना हमको प्राप्त होता है। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं विश्व मसाला कांग्रेस से संबंधित WSC। इसके 14वें नंबर का जो संस्करण है 16 से लेकर के 18 फरवरी 2023 के बीच में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो G20 देशों के साथ में ये जो कांग्रेस है भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर को पैदा करने वाला है। भारत, जिसको विश्व का मसाला कटोरा कहा जाता है, ये कई प्रकार के गुणवत्ता वाले दुर्लभ और औषधीय मसालों का उत्पादन करता है। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और भी नए अवसर आए, इसीलिए विश्व मसाला कांग्रेस का 14वें नंबर का संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो इस संस्करण को हम काफ़ी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि ये भारत की G20 अध्यक्षता के साथ मेल खा रहा है। वो आज मुंबई में आयोजित पूर्वावलोकन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबोधित कर रहे थे। कौन? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मसाला बोर्ड के सचिव श्री D साथियान। वहीं यदि हम WSC की थीम की बात कर लें, ठीक है, कि थीम विजन 2020-30 SPICES सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी इसकी थीम रखी गई है। WSC के स्थल के रूप में महाराष्ट्र के चयन को लेकर के सचिव ने क्या कहा, महाराष्ट्र मसाला उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। ये भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र जो 2 GI टैग वाली हल्दी किस्मों और 1 GI टैग वाली मिर्ची किस्म का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र के जो तट वाले क्षेत्र हैं, इनको GI टैग वाले कोकम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ये राज्य मसालों के लिए सबसे बड़े निर्यात केंद्रों में से एक है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है कि मसाला उत्पादन जो कर रहे हैं राज्य, उनमें ये भी अग्रणी है। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया में। यहाँ पर 2 GI टैग वाली हल्दी की किस्में हैं और 1 GI टैग वाली मिर्च की किस्म का ये उत्पादन करता है। इसके अलावा मसालों के मामले में भारत की कंडीशन का यहाँ पर बखान किया जाता है कि भारत में मसाला व्यापार के बारे में बात करें तो 2022-23 के दौरान कुछ मसाले जैसे कि जीरा, मेथी, अजवाइन, डिल, पोस्ता, सौंफ, सरसों और अन्य मसालों सहित बीज मसालों की मांग में वृद्धि हुई है। पिछले
वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल अक्टूबर 2022 के दौरान लहसुन ने मात्र 170% की वृद्धि कराई है। कुछ अन्य मामले की बात करें जैसे कि सौंफ, जिनका वर्तमान सीजन में बम्पर पैदावार हुई है, हींग, दालचीनी, तेजपत्ता, यहाँ पर भी हमें सकारात्मक रुख दिखाई दे रहे हैं। करी पाउडर की बात करें तो ये जो है मूल्य वर्धित उत्पादों में सकारात्मक रुझान हमको देखने को मिल रहा है। तो भारत में जो अधिकांश मसाला व्यापार है वो वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान में होता है। कब होता है? वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान। भारतीय जो मसाला उद्योग है जनवरी मार्च 2023 के दौरान एक्सपोर्ट में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना हो जाएगा? $4 बिलियन तक होने की उम्मीद है। तो इसीलिए जो कांग्रेस है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी कुछ कुछ खास बात बताई गई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये केंद्रित होने वाला है, इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। यदि हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, शॉर्टकट में इसको WSC कहते हैं, पहली बार विश्व मसाला कांग्रेस 1990 में आयोजित किया गया था। तब से लेकर के पिछले 3 दशक के दौरान, 30 साल के दौरान 13 सफल इसके संस्करण हो चुके हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस अपनी 3 दशकों की दीर्घकालिक उपस्थिति पर इस क्षेत्र की चिंता और विचारों पर विचार विमर्श करने के लिए सबसे बढ़िया मंच बनाया गया है। तो व्यापार, स्थिरता, गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा पहल, हाल के विकास, चिंता, भविष्य की संभावना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं मसाले से रिलेटेड, इन पर चर्चा किया जाता है। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं पेरू से। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को हमको मिला है पेरू में, और यहाँ कम से भी कम 17 लोगों की डेथ हो गई है। ये प्रोटेस्ट देखिए आप, कितनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। कम से भी कम 17 लोगों की डेथ हो गई है मंडे के दिन पेरू में, क्योंकि जो प्रोटेस्टर हैं ट्राई कर रहे थे टू स्टॉर्म एन एयरपोर्ट क्लैश्ड विथ सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में क्लैशेस हुआ है जनता का। तो लगभग 1 महीना पुराना जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके ऊपर क्लैशेस हमें कंटिन्यू देखने को मिला है, जनता और सरकार के बीच में, जनता और सेना के बीच में। तो जो साउदर्न सिटी है जुलियाका का, यहाँ पर हमें नया चैप्टर दिखाई दिया है इस संघर्ष का। ठीक है, पूनो रीजन पड़ता है, ऐसा ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है। Like others have for the past month, these protesters were demanding the departure of president. ये चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं डीना बोलूरोटे ये अपना ऑफिस छोड़ दें। Who took over after the ouster and arrest of the president पेड्रो कोस्टिलो on 7 दिसंबर। तो जनता बिल्कुल कंटिन्यू चाहती ही नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी गिरफ्तारी की गई थी, इसी के चलते चलते ये हिंसा भड़क उठी थी। सरकार ने जुलियाका में सुरक्षा बलों की कार्यवाही का बचाव किया है और दावा किया है सरकार ने कि हवाई अड्डे की रखवाली करने वालों को हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि मौतों और चोटों की त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी जांच होनी चाहिए। इसके साथ में जो दोषी हैं उनको सजा देना पड़ेगा आपने। तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और वामपंथी हैं पेड्रो कैस्टिलो, इनको भ्रष्टाचार और संसद को भंग करके शासन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से पूनो और जुलियाका शहरों में तनाव बढ़ गया है, जैसे कि लोग हड़ताल में चले गए हैं। देश के 25 विभागों में 6 से ज़्यादा सड़कों को जाम कर दिया गया है। अधिकारी लोगों का कहना है कम से भी कम 53 अलग अलग सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में। ठीक है, जो गैस त्रासदी हुई थी उसी से रिलेटेड। तो अभी तक आप सोच लीजिए कि कितनी पुरानी, ये लगभग 1980 के दशक में रिसाव हुआ था और आज 2022 चल रहा है।
तब से लेकर के आज तक अभी तक कंपनी जो है लोगों को मुआवजा नहीं दे पाई है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में जो न्याय का सिस्टम है कितना पेंडिंग चल रहा है। तो गवर्नमेंट खुद जो है, सरकार खुद नहीं चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाए भोपाल को, भोपाल गैस लीक के विक्टिम्स को। एंड अबाउ द 470 मिलियन डॉलर पेड बाय द कंपनी सेज सुप्रीम कोर्ट आस्क वाई 50 करोड़ ऑफ द रिलीफ वाज नॉट डिसबर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात ये कही है कि 50 करोड़ रुपया का जो रिलीफ है वो अभी तक क्यों डिसबर्स नहीं किया गया है। तो जो टॉक्सिक मेथिल आइसोसाइनाइड गैस है ये लीक हुई थी फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 2 एंड 3 दिसंबर 1984। डेथ हुई थी 5,295 लोगों की और इंजरीज हुए थे 5,68,292 लोग। इस गैस लीक का रिजल्ट ये भी रहा कि वहाँ की जो लाइव स्टॉक थी, ठीक है, वहाँ का जो पशुधन था, गाय भैंस बकरी कुत्ते, इनका भी लॉस हुआ। इसके साथ साथ में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमोस्ट 5,478 पर्सन, इतने लोगों की ज़मीन भी यहाँ से चली गई। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ने दिया था कंपनसेशन $470 470 मिलियन डॉलर, मतलब 715 करोड़ रुपया एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट इन 1989। तो यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ने, यूसीसी ने ट्यूसडे के दिन कहा है कि वो जो है ₹1 भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी। अब आप सोच लीजिए वो क्या कह रही है। इफ ए सेटलमेंट विद द सेंटर इन 1989 is set aside by the Supreme Court, even as Constitution bench asked the government why 50 करोड़ of the $470 million paid by the company has still not reached the भोपाल गैस लीक ट्रेजिडी विक्टिम। 50 करोड़ देने की जो बात कही जा रही थी वो अभी तक लोगों के खाते में नहीं आया है, ऐसा क्वेश्चन उठाया गया है। तो एक जो उपचारात्मक याचिका थी, क्यूरेटिव याचिका दायर करी गई थी, तो उसने क्या कहा कि जो 1989 का सेटलमेंट था वो सीरियसली इम्पायर्ड है। इम्पायर्ड का क्या मतलब होता है? प्रभावित है। इट हैज़ सॉट एडिशनल फंड ऑफ 7,400 करोड़ फ्रॉम द पेस्टिसाइड कंपनी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। मतलब इसने कीटनाशक कंपनी से 7,400 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त धनराशि की मांगी है। सरकार ने कहा कि इस घटना के कारण जो जो भी हमारे पास डेटा है वो अभी भी अवेलेबल है। आगे और क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं सुनवाई के दौरान देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने के लिए कंपनी की जो अनुवर्ती कंपनियां हैं, ठीक है, कंपनी की भी कुछ अनुवर्ती कंपनी हो सकती हैं, इनसे अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए मांगने के लिए जो याचिका दाखिल करने पर मंगलवार को केंद्र से नाखुशी जताई थी। कोर्ट का कहना है कि वो न्याय अधिकार क्षेत्र की मर्यादा से बंधा है और सरकार कंपनी के साथ हुए समझौते को 30 साल से अधिक समय के बाद दोबारा नहीं खोल सकती। पहले जो बात हो गई थी वो हो चुकी, अब आप कहोगे कि हम फिर से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है कि ₹2 और दो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अदालत ने कहा है कि लोगों को पसंद आना न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता। तो दुनिया में ये अच्छा नहीं लगता है कि भले ही आप भारत सरकार के साथ कुछ तय किए हो, इसे बाद में फिर से खोला जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। अदालत ऐसी किसी चीज़ में प्रवेश नहीं करेगी कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। मामले के पक्षों के बीच एक समझौता भी हुआ था और अदालत ने उसे मंजूरी दी थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उत्तराखंड से। 30% कोटा प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ की वुमेन को, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, ठीक है। 100 पोस्ट निकल रही है तो उसमें से 30 जो पोस्ट है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से नोड प्रोवाइड कर दी गई है। नोड प्रोवाइड करना, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया, बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोड का मतलब होता है सहमति प्रोवाइड करना। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, इन्होंने
अनुमति दे दी है एक बिल को जो क्या कहता है 30% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है नेटिव वुमन ऑफ द स्टेट को। तो गवर्नमेंट की अनुमति के साथ में ही उत्तराखंड की जो पब्लिक सर्विस है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022 पास किया गया था। तो यहाँ की जो वुमेन कैंडिडेट हैं विथ उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए, इनको लीगल राइट मिल गया है 30% रिजर्वेशन का। इसमें पब्लिक सर्विस आ जाती है, उससे रिलेटेड पोस्ट आ जाती है। ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 10 जनवरी 2023 को। तो सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी ले ली थी। सर्वसम्मति से पास कराए गए बिल को राजभवन भेजा गया, राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी, अब ये कानून बन गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण का आदेश 18 जुलाई 2001 में जारी हुआ था। फिर 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन जो नारायण दत्त तिवारी है इसने 20% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 30% कर दिया था, लेकिन उस टाइम में कोई कानून वगैरह नहीं आया था। मतलब उत्तराखंड सरकार ने 26 अगस्त 2022 को क्या हुआ, हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया था और जो आरक्षण का आदेश था ना उस पर रोक लगा दी थी। अब इसके बाद सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उस टाइम में 30% आरक्षण के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक स्टडी के ऊपर ये न्यूज़ आई है कि अध्ययन करने से ये पता चला है कि ये जो ब्लैक बक होते हैं चैलेंजेस में अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाते हैं, आप कैसे अपने आप को वो जीवित बचा पाते हैं। एक नई स्टडी कंडक्ट कराई गई थी बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। यहाँ कुछ प्रकाश डाला गया है कि कैसे करके जो ब्लैक बक है हमारे देश में, ठीक है, जो कि बहुत सारे खतरों को फेस करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो, उनकी सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं। जो ब्लैक बक है पाया जाता है ओनली ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप में ही ये केवल पाया जाता है। जबकि ये जो मेल्स होते हैं हैव कॉर्क स्क्रू शेप्ड, कैसे दिखाई देते हैं, ये जो मेल होते हैं वो कॉर्क स्क्रू के जैसे इनकी सींग होते हैं एंड ब्लैक से लेकर के डार्क ब्राउन इनकी कोटिंग होती है। मतलब जो मेल हैं वो लगभग ब्लैक और डार्क ब्राउन रहते हैं और उनकी सींगें भी रहती हैं। फीमेल आर फाउन कलर्ड, फीमेल कैसी रहती हैं, फाउन, फाउन का मतलब होता है हल्का पीलापन लिए, जैसे कि यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना इसमें दिखाई दे रहा है, दोनों के कलर की यहाँ पर तुलना करी जा रही है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है फाउन, फाउन का मतलब होता है हल्का पीला। The animal are mainly seen in 3 broad cluster across India that pertain to northern, southern और eastern। यदि हम इसको बांट दें अलग अलग क्षेत्र में तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा और ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। मतलब ये जो जियोग्राफिक सेपरेशन है इसके साथ साथ में ये जो डेंस ह्यूमन हैबिटेशन है, हम बात कर रहे हैं कि इंसान आजकल जंगलों को काट रहा है और वहाँ पर बसाते जा रहा है। Between the cluster would be expected to make difficult for them to move from one location to another location। अब चूंकि इंसान बसते जा रहे हैं तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इनको जाना भी काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। जेनेटिक प्रोफाइलिंग की बात करी जाती है तो अकॉर्डिंग टू IISc जो स्टडी कंडक्टेड कराई गई थी, प्रवीण करांत इसमें शामिल थे, प्रोफेसर हैं ये सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस IISc में, और अनन्या जाना इसमें भी शामिल थी, ये फॉर्मर PhD स्टूडेंट रही हैं CES की। ये अपने आप में ये पहले किस्म का है ऐसा काम जिसमें इन्वॉल्व है एनालाइजिंग द जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ ब्लैक बक फाउंड अक्रॉस द कंट्री। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए उन्होंने क्या है, उनका जो मलमूत्र वगैरह रहता है ना उसके सैंपल को कलेक्ट किया था 12
अलग अलग लोकेशन से, ठीक है, अक्रॉस 8 स्टेट ऑफ इंडिया, 8 स्टेटों में जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं सभी जगह के इन्होंने उनके मल को इकट्ठा किया था। वैज्ञानिक लोगों ने ट्रैक किया था एनिमल्स को ऑन फुट एंड व्हीकल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस टू कलेक्ट द सैंपल, ठीक है, कैसे करके हम सैंपल कलेक्ट कर पाए हैं। फिर लैब में क्या हुआ था, उन्होंने एक्सट्रैक्टेड किया था, एक्सट्रैक्टेड किया मतलब निकालना, और सीक्वेंसिंग करा था डीएनए की फ्रॉम द फेकियल सैंपल टू स्टडी जेनेटिक मेकअप ऑफ द ब्लैक बग and deployed computational tools to map the geographic location with genetic data। genetic data के माध्यम से geographic location का संबंध यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा इन सब बातों के साथ साथ में देखिए, टीम ने सिमुलेशन का उपयोग करके ये पता लगाया कि क्या 3 जो वर्तमान क्लस्टर हैं अपने सामान्य पूर्वज से कैसे विकसित हो सकते हैं। पहले के जो लोग पहले के जो इनके वंशज रहे थे वो रह रहे थे, इसके बाद में ये लोग रहने लगे। 3 एरिया है ना, नॉर्थ वाला, साउथ वाला और पूर्व वाला, जहाँ पर ये रहते हैं, तो कैसे करके वो भिन्न है। इसके बाद टीम ने पाया कि जितनी भी बावधाएँ हैं इनके बावजूद जो नर होता है अपेक्षा से अधिक फैलते दिखाई दे रहे हैं। मेल ब्लैक बग अपीयर्स टू डिस्पर्स मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब इनका फैलाव ज़्यादा है। दस कंट्रीब्यूटिंग टू जीन फ्लो इन दिस स्पीसीज, इसका मतलब ये है अब इनका जो जीन है वो फैल रहा है, क्योंकि अभी एक जगह पे नहीं रह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे जा रहे हैं। वहीं यदि हम महिलाओं फीमेल की यदि हम बात करें तो ये अपनी मूल जनसंख्या सीमा के भीतर में ही रहते हैं। विच रिसर्चर्स इन्फर्ड फ्रॉम यूनिक माइट्रोकांड्रियल सिग्नेचर, यहाँ से उनको लगा कि ये यूनिक माइट्रोकांड्रियल सिग्नेचर्स है प्रत्येक पॉपुलेशन में। एडिटोरियल वाले पेज में यदि चलें तो रसिया और यूक्रेन का वार है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो शुरू की जो बात करी जाती है 1939 की, कि ये जो रसिया है ना, रसिया एक पहेली की तरह है जिसको समझना इतनी आसान बात नहीं है। ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने 1939 में। तो द वर्ड्स ऑफ कंजर्वेटिव लीडर्स हु लीड ब्रिटेन ड्यूरिंग द वार टाइम, ये लीडर कौन थे, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम में ब्रिटेन को लीड कर रहे थे। तो 10 मंथ्स हो चुके हैं रसिया के इन्वासन में यूक्रेन में, मतलब 10 महीने हो चुके हैं रसिया और यूक्रेन के युद्ध के। तो दुनिया समझने की कोशिश कर रही है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के रियल इंटेंशन को, कि आखिर ये युद्ध में गए क्यों। तो जब युद्ध में ये इसके अलावा वेस्ट एशिया को, वेस्ट एशिया के ऊपर उन्होंने धावा बोला, न्यूट्रलाइज किया इसराइल एंड टर्की को, बोथ अमेरिकन एलाइज हैं। इसके बाद क्रीमिया को उन्होंने हड़प लिया था बिना लड़े ही, एंड टर्न रसिया अगेन इनटू ए एनर्जी सुपर पावर, और इन अपने आप को एनर्जी की सुपर पावर बना लिया। कोई मेरा विरोध करेगा तो वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ। But that aura has slipped as Russia's superior troops have been struggling to cope with battlefield setback in Ukraine। लेकिन भले ही आपके पास कितनी भी सुपर पावर क्यों ना हो, आपके जो सैनिक है उसका तो लॉस हो रहा है, आपके जो हथियार है उनका लॉस हो रहा है। और ऐसी भी कंडीशन आती है कि कभी कभी जो देश के सैनिक हैं वो स्ट्रगल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन में रूस के उद्देश्य और उनको पूरा करने के लिए वो आगे क्या करेगा, इस पर अभी भी स्पष्टता और अनिश्चितता बनी हुई है। सामरिक असफलताओं के बावजूद, मतलब कि अभी हम इसको सफलता नहीं बोल सकते हैं,
रूस अपनी पीठ के पीछे एक हाथ बांधकर लड़ना जारी रखा है। ठीक है। जब रूसी सैनिक पीछे हट रहे थे तो पुतिन 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय के साथ आगे बढ़े, जो व्यवहारिक रूप से बातचीत के रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद क्या काम किया, उन्होंने बातचीत के लिए बोला, जबकि उनकी मिसाइलें यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह करते जा रही हैं और आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम बातचीत करेंगे। अब फिर देखिए, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसके बाद अमेरिका तेजी के साथ में 1990 के दशक में पावर के रूप में उभरा था। और आज का जो रिसेंट ईयर यदि हम बात करें, देयर हैव बीन साइंस ऑफ द पासिंग ऑफ अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म, मतलब जो उस टाइम में अमेरिका एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा था, अब वो जो टाइम है वो बीत चुका है। अमेरिका का जो वार रहा था मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज में डिड नॉट प्रोसीड एज वाशिंगटन हैज़ एक्सपेक्टेड, उसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उसने सोचा था कि यदि हम यहाँ पर भी लड़ाई लड़ते हैं तो दुनिया को दिखा देंगे कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो सबकी मदद कर सकता है, शांति बहाल कर सकता है, आतंकवाद से निपट सकता है। लेकिन जितना उसने सोचा था उतना तो उसको मिला नहीं, क्योंकि अमेरिका फंस गया अफगानिस्तान में, इराक में, और रसिया धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगा। ईरान मोर डिफिएंट हो गया, ईरान भी ऐसा हो गया कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा। एंड चाइना मोर पावरफुल, और चाइना को आप देख रहे हैं कितना आज के टाइम पावरफुल हो गया है। यदि रसिया का जो इंटरवेंशन था जॉर्जिया में और इसने जो एनेक्सेशन कर लिया था क्रीमिया में, ईरान का जो ग्रोविंग मिलिटेंसी है वेस्ट एशिया में, and America's defeat in Afghanistan were some sign of shift in the global order। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल पावर है, वो चेंज हो रही है। यूक्रेन वार, द लार्जेस्ट लैंड वार इन यूरोप सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, वाज इट्स शार्पेस्ट मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा भूमि युद्ध है। युद्ध में रूस के प्रदर्शन के बावजूद यूरोप के सोवियतवाद के जो सुरक्षा ढांचे को चुनौती देने वाले नाटो सहयोगी सेना को भेजने का पुतिन का निर्णय इतिहास में भू राजनीतिक महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के रूप में जाना जाएगा। यदि हम रसिया के परफॉर्मेंस की बात कर लें वार में, तो पुतिन का जो डिसीजन था कि वो अपने ट्रूप्स को सेंड करेगा कहाँ, टू ए नाटो एलाई, चैलेंजिंग द पोस्ट सोवियत सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, लेकिन इसने बाद में सोवियत सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को काफ़ी प्रभावित किया था ऑफ द यूरोप एंड वुड गो डाउन इन ए हिस्ट्री एज वन ऑफ द पिवोटल मोमेंटम ऑफ 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स। इसके अलावा जो यूक्रेन का युद्ध है, ठीक है, हमें बताता है लिमिटेशन ऑफ ग्रेट पावर्स इन शेपिंग द आउटकम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद स्मॉलर वंस। न केवल बड़े बड़े देश बल्कि छोटे देशों के साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहा है। यूएस का जो इंटरवेंशन था वियतनाम के ऊपर में, अब यदि आप वियतनाम के ऊपर इंटरवेंशन करोगे तो जाहिर सी बात है चाइना भड़क उठेगा, और जैसे रसिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया है वैसे ही चाइना भी चाहेगा। इट्स इन्वाजन ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है, अमेरिका में किस प्रकार से अफ़गानिस्तान के ऊपर उसने सैनिक हमले करवाए थे, फिर अपने सेना को वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रखा, फिर उनको वापस ले लिया। इसके साथ साथ में एंड द सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट पावर गेटिंग स्टक इन स्मॉलर थिएटर्स। इसका मतलब ये है बड़ी बड़ी जो पावर है वो छोटी मोटी समस्याओं में किस प्रकार से जूझती रहती है। लेकिन यदि हिस्टोरिकल एग्जाम्पल की हम बात करें तो डू नॉट डिटर ऑफेंसिव नेशंस, जबकि जो मिस्टर पुतिन ने ऑर्डर दिया था उनके जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, इट इज़ पॉसिबल दैट ही एक्सपेक्टेड क्विक रिजल्ट, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे रिजल्ट मिले, लेकिन उन्होंने मिस कैलकुलेटेड कर दिया था द पावर ऑफ यूक्रेनियन नेशनलिज्म की।
यूक्रेन में जो राष्ट्रवाद चल रहा है उसका उनको जरा सा भी अंदाज नहीं था। विच इन इज वर्ल्ड व्यू वाज नॉन एक्सिस्टेंट and the resolve of the West, which he taught, was weakened by the internal division and external setbacks such as humiliating retreat from Afghanistan in resistance the Russia। युद्ध जब से चालू हुआ तो हमको अच्छी तरह से पता है अमेरिका, इसके अलावा यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो पूरे के पूरे यूक्रेन के साथ में आ गए थे। रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाना उन्होंने चालू कर दिया था। बहुत सारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है यूरोप और अमेरिका मिलकर के यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, रसिया के पक्ष में दबाव पड़ने वाला है, उसकी मशीनरी, उसके इक्विपमेंट पर दबाव पड़ने वाला है, उसके संसाधनों पर सीधा सीधा दबाव पड़ेगा। फिर यदि हम बात कर लें चाइना की, ठीक है, चाइना किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहा है, तो पिछले साल ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ गया था। तो राष्ट्रपति